So, today we will talk about motor learning. Motor learning is the permanent change in motor performance due to practice or any intervention. अगर आप लगातार किसी भी एक स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी मूवमेंट की प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी इंटरवेंशन लेते हैं, कोई ट्रीटमेंट लेते हैं और उसमें डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज़ वी नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सिमिलरली अगर आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है देन उस मोटर परफॉर्मेंस में आप काबिलियत हासिल कर लेंगे या आप एक्सपर्ट बन जाएंगे. सो देयर विल बी अ परमानेंट चेंज इन दी मोटर परफॉर्मेंस इफ़ यू प्रैक्टिस इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. दिस इज़ कॉल्ड एज मोटर लर्निंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे स्केटिंग करनी है तो पहले दिन स्केटिंग करते हुए हो सकता है कि मैं गिर जाऊँ. 5वें दिन तक आते आते हो सकता है थोड़ा बहुत बैलेंस बनने लग जाए. 1 या 2-3 महीने बाद हो सकता है कि मैं थोड़ा और अच्छा बेटर करने लगूँ. 4-5 महीने बाद हो सकता है कि मैं बेसिक जो उसके स्टंट्स हैं या बेसिक जो टेक्निक्स हैं वो भी कर पा रहा हूँ. एंड देन आफ्टर 8-9 months आई बिकम प्रो इन स्केटिंग. सो वॉट इज़ दिस? दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस आई हैव लर्नड दैट टेक्निक विच इज़ स्केटिंग. सिमिलरली अगर हम किसी भी चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो परमानेंट चेंज हमारी बॉडी में आता है, परफॉर्मेंस में आता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज मोटर लर्निंग. So, what is the aim of motor learning? To create long term neuroplastic changes to improve movement. As physical therapists, we always work on movement. So, अगर मेरे पास कोई स्ट्रोक का पेशेंट है या मेरे पास कोई भी एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल या किसी भी कंडीशन का पेशेंट है, अगर उसकी मूवमेंट फॉल्टी हो गई है या वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो मुझे उसको वो मूवमेंट दोबारा सिखानी है. व्हाट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अवर ब्रेन टू अडेप्ट. अगर मेरा ये ब्रेन है और इस ब्रेन का ये एक एरिया है जो काम करना बंद कर गया, तो मैंने बार बार ऐसी मूवमेंट्स करवाई कि ये एरिया के न्यूरॉन्स, इस एरिया के जो आपके आसपास के न्यूरॉन्स हैं, इस एरिया के न्यूरॉन्स प्लस इसके आसपास के न्यूरॉन्स, वो सारे बार बार फायर हों. And what is the basic principle of neuroplasticity? That neurons that fire together, it wire together. जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स फायर करेंगे साथ में, they will wire together. It means they will make a new pathway. They will adapt to the changes. Okay, and then there will be learning of a new motor skill. This is called as Hebb's law. इसको हम Hebb's law भी कहते हैं, and it is the basic principle of neuroplasticity. सो मोटर लर्निंग क्यों करवा रहे हैं कि अगर कोई एक मूवमेंट इंसान नहीं कर पा रहा ड्यू टू एनी ब्रेन इंजरी, एनी ट्रॉमा, anything related to your neurons and anything related to your brain, so we are making that patient practice again and again a particular movement ताकि उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स बार बार फायर होते रहें. And we know that neurons that fire together wire together and there will be long term neuroplastic changes जिसकी वजह से हमें उसकी मोटर परफॉर्मेंस में परमानेंट चेंज मिल सकता है. In rehabilitation, according to Bobath concept, it means learning the functional skill through active practice, repetition and meaningful task. I always say that neurorehabilitation is somewhere different than orthopedic rehabilitation. जब हम न्यूरो रिहैब प्रोवाइड करते हैं, वी ट्राई टू ट्रिगर सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन. अगर हम बैलेंस पे काम कर रहे हैं, वी वांट द पेशेंट टू टारगेट द सेरिबेलम. अगर हम फाइन मोटर पे काम कर रहे हैं, वी वांट द areas of the brain that control the fine motor to stimulate more. Similarly, we have different areas in the brain. Each area is having different function. So, Bobath concept या normal neuro rehab में भी हमारा टारगेट क्या होता है कि हम फंक्शनल स्किल पे काम करते हैं जिसमें हमें एक्टिव प्रैक्टिस चाहिए. एक्टिव प्रैक्टिस का मतलब है पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए. अगर हम पैसिवली, अगर लेट अस कंसीडर इफ आई एम ट्रीटिंग अ स्ट्रोक पेशेंट, इफ आई एम गिविंग हैंड रिहैब एंड आई एम डूइंग पैसिव एक्सरसाइजेज डेली, पेशेंट में एबिलिटी है, थोड़ी सी मूवमेंट करने की भी अगर एबिलिटी है, सो वी शुड एनकरेज द पेशेंट कि वो एक्टिव मूवमेंट करे जितनी वो कर सकता है. वी कैन मेक दैट एक्टिव असिस्टेड इंस्टेड ऑफ पैसिव, बिकॉज व्हेन द पेशेंट do the active movement, there are neuroplastic changes observed. Then
जो वो प्रैक्टिस कर रहा है उसकी रिपीटिशन करनी है, बार बार रिपीट करवाओ। एंड रिपीटिशन के बाद वो जो टास्क है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल इन द सेंस कि वो डेली लाइफ में, क्योंकि इन न्यूरो रिहैब वी ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ना कुछ रेजिडुअल रह जाता है। सो वी ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन ऑर्थोपेडिक्स आप कॉडमैन पेंडुलर एक्सरसाइज करा रहे हैं, बट हमारी डेली लाइफ में तो उसकी ज़रूरत नहीं है। डेली लाइफ में अगर हम एडियल्स की बात करें तो मेरे पेशेंट को कोम करने की ज़रूरत है, कंघी करता है वो डेली, वो अब नहाता है डेली, वो पानी पीता है डेली। तो मुझे इन टास्क पे काम करना है। दीज आर मीनिंगफुल टास्क, इनके पीछे कोई रीज़न है, कोई लॉजिक है कि हम ये क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वो डेली ये चीज़ करता है। ब्रश करना हमारी डेली हैबिट है। सो इट इज़ अ मीनिंगफुल टास्क फॉर एवरी वन ऑफ अस। ओके, सो पहले दिन मेरा पेशेंट ब्रश नहीं कर पा रहा, जितना कर पा रहा है मैंने उतना करवाया। फिर मैंने उसी एक टास्क की बार बार रिपीटिशन करवाई। एंड देन मैंने देखा कि ये फंक्शनल स्किल मेरा पेशेंट लर्न कर गया, सीख गया। सो दिस इज़ द न्यूरोप्लास्टिसिटी विच आई वॉन्ट टू डेवलप इन माई न्यूरो पेशेंट्स। अगर हम मोटर लर्निंग की बात करें तो मोटर लर्निंग में वी हैव 3 स्टेजेस। नंबर 1 इज़ कॉग्निटिव स्टेज, नंबर 2 इज़ एसोशिएटिव स्टेज एंड नंबर 3 इज़ ऑटोनोमस स्टेज। अगर हम बात करें कॉग्निटिव स्टेज के बारे में, सो कॉग्निटिव स्टेज नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को ज़्यादा बाहर निकालना पड़ेगा, ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। सो हेयर द लर्नर दे अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। इस टाइम पे जो लर्नर है, जो पेशेंट है, वो ये सीखता है कि करना क्या है। अभी उसको कुछ नहीं पता, उसको समझना पड़ेगा कि ये मूवमेंट करनी है, कैसे करनी है, ये कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पेशेंट सीखता है कि करना क्या है, कॉग्निशन, अपना दिमाग लगाता है कि अच्छा ये चीज़ करनी है मुझे। मूवमेंट्स आर ऑकवर्ड भाई, बट ऑब्वियसली पहली बार कर रहा है तो मूवमेंट बहुत अच्छी तो नहीं होगी, जैसे भी करेगा ऑकवर्ड होंगी, स्लो होंगी, हो सकता है गलत भी करे। एंड इट नीड्स लॉट ऑफ अटेंशन। जब हमें पहली बार SD कर्व बनाना था, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व बनाना था, या लेट अस कंसीडर जब हमें पहली बार एक अपने स्कूल में लेटर लिखना था, लेटर टू योर फ्रेंड फॉर बर्थडे इनविटेशन, तो क्या हमने पहली बार आराम से बैठ के लिख दिया था जैसे हम अब लिख देते हैं? नहीं, पहले हमने बहुत अटेंशन, हमने वो एक छोटा सा लेटर, 5 लाइनों का लेटर लिखने के लिए हमने बहुत सारी अटेंशन लगाई थी। सिमिलरली जब एक पेशेंट को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो जो शुरुआत का फेज़ होता है उसमें हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारा पेशेंट सिर्फ समझ जाए कि करना क्या है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो सही कर रहा है, बिकॉज बट ऑब्वियसली द मूवमेंट्स विल बी स्लो एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, सुपरविजन, फीडबैक। देन देयर विल बी लॉट्स ऑफ एरर, बिकॉज जब कोई इंसान पहली बार सीख के कोई काम करता है तो उसमें एरर होते हैं, और जब एरर ज़्यादा होते हैं सो वी नीड सम सुपरविजन। सो देयर इज़ हाई नीड ऑफ फीडबैक एंड गाइडेंस। जब इंसान ये सब सीख जाता है कि क्या करना है, कहाँ एरर आ रहे हैं, हम उसको बार बार फीडबैक देते हैं, तो वो समझने लगता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ करनी है। उसको अपने ऊपर भी चीज़ों पे पता लगने लग जाता है कि यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, इसको मैं दोबारा सही करता हूँ। सो सेकेंड स्टेज इज़ दी एसोशिएटिव स्टेज। इन एसोशिएटिव स्टेज द लर्नर दे रिफाइन द मूवमेंट। रिफाइन क्योंकि यहाँ पर वो सीख चुका है कि क्या करना है। यहाँ आकर वो मूवमेंट को रिफ़ाइन करेगा और बेटर बनाने की कोशिश करेगा कि हाँ, यहाँ मैं गड़बड़ करता हूँ, मुझे अब इस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है। सो अगर वो रिफ़ाइन कर रहा है यानी बेटर कर रहा है मूवमेंट को, सो बट ऑब्वियसली इफ़ देयर इज़ बेटरमेंट देन द एरर्स विल बी रिड्यूस्ड एंड द परफॉर्मेंस इट बिकम मोर स्मूदर। परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले, कॉग्निटिव स्टेज के मुकाबले बेटर हो जाएगी। देन इट बिगिनस टू यूज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़। पेशेंट को पता लगता रहेगा कि अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं ऐसे सीखता हूँ। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर आपने यहाँ पे पेशेंट को सुपरविज़न दिया, अगर तो पेशेंट को इस वाले स्टेज में सुपरविज़न मिल गया तो अच्छे रिज़ल्ट्स दिखेंगे, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसको सुपरविज़न नहीं मिला तो हो सकता है कि वो गलत वाली स्ट्रैटेजी कोई सीखता रहे, या उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि मैं सीधा हाथ नहीं उठा सकता, मैं टेढ़ा होकर हाथ उठा सकता हूँ, और आपने सुपरविज़न भी नहीं दिया, सुपरविज़न पे तो हमने क्रॉस लगा दिया, सुपरविज़न भी नहीं मिला, तो उसने उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी को गलत तरीके से सीख लिया और उसने मैल अडेप्टेशन कर ली या गलत पैटर्न को लर्न कर लिया। सो दिस इज़ मैल अडेप्टिव
न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी वो सीख तो गया कुछ ना कुछ, मोटर लर्निंग तो हुई लेकिन वो गलत हो गई। दैट इज़ वाई देयर इज़ हाई नीड फॉर फीडबैक एंड गाइडेंस। जैसे आप बाकी पेशेंट्स को अलग छोड़ देते हैं कई बार कि एक्सरसाइज करो देन रिपोर्ट टू अस, बट इन न्यूरो पेशेंट्स you have to stand there, you have to give continuous feedback to the patient if you want better and smoother movements. So if there is no supervision, then the results it may be negative as well. अब पहले स्टेज में पेशेंट ने सीखा क्या करना है, दूसरे स्टेज में उसने मूवमेंट्स को रिफाइन कर लिया, थर्ड स्टेज हमारा आता है ऑटोनॉमस स्टेज। ऑटोनॉमस नाम में ऑटो आ रहा है, यानी कि स्किल इट बिकम ऑटोमेटिक। अब वो स्किल ऑटोमेटिक हो गई है, यानी अगर वो बहुत ज़्यादा अपना कॉन्शियस एफर्ट नहीं भी लगाता है, बहुत ज़्यादा नहीं भी सोचता है, उसको अपनी मूवमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं भी, अगर हम बता भी नहीं रहे हैं कि अच्छा ऐसे है वैसे है, तब भी वो अपने तरीके से ऑटोमेटिकली मूवमेंट को सही करने लग गया है। अगर सही सीखा है तो सही करने लग गया है, गलत सीखा है तो उस गलत के अकॉर्डिंग सही करने लग गया है। दे कैन अडेप्ट टू डिफरेंट इन्वायरमेंट ईजिली। वही एग्जाम्पल है कि पहली बार मैंने जब स्केटिंग सीखी तो मैंने सीखा कि मुझे क्या करना है। पहली बार जब मैंने स्केटिंग सीखी तो मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया दैट व्हाट टू डू। सेकंड स्टेज में जब हम एसोशिएटिव स्टेज में आए तो मैंने रिफ़ाइन करा कि अच्छा हाथों को अगर मैं ऐसे रखूँगा तो बेटर रहेगा, पैरों को ऐसे रखेंगे तो बेटर रहेगा। सेकंड स्टेज में हमने ये चीज़ सीख ली। थर्ड स्टेज हमारा आया ऑटोनॉमस। अब मैं अच्छे से स्केटिंग को सीख चुका हूँ, यानी अब मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से अटेंशन में भी अब मैं आराम से बातचीत कर रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, चिप्स खा रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग स्केटिंग एज वेल अलॉन्ग विद दैट। आई एम डूइंग डुअल टास्किंग, मल्टी टास्किंग, क्योंकि नाउ आई एम रीचिंग एट द पॉइंट ऑफ ऑटोनोमस स्टेज। तो देर इज़ अ ग्राफ, अगर हम उस ग्राफ के थ्रू समझें, सो अगर हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं 3 स्टेजेस के बारे में। पहला स्टेज हमने ले लिया कॉग्निटिव स्टेज, दूसरा हमने स्टेज ले लिया एसोशिएटिव स्टेज, तीसरा स्टेज हमने ले लिया ऑटोनॉमिक स्टेज। इस साइड पे मैंने ले लिया अटेंशन वाई एक्सिस पे। तो हम ये देखेंगे कि अटेंशन के साथ में कैसे चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम अटेंशन के अकॉर्डिंग बात करें, सो कॉग्निटिव स्टेज के अंदर मुझे अटेंशन ज़्यादा चाहिए होती है, एसोशिएटिव स्टेज के अंदर आते आते अटेंशन उससे कम चाहिए होती है, ऑटोनॉमिक स्टेज में आते बहुत कम अटेंशन में भी काम सही हो जाता है। सो बेसिकली कॉग्निटिव स्टेज से ऑटोनॉमिक स्टेज तक पहुँचते पहुँचते जो अटेंशन है वो हमें अगर कम भी मिलेगी तब भी चलता है। सो नीचे आते आते आपकी अटेंशन का डाउनफॉल होता है। सो दिस इज़ दीज आर दी 3 stages ऑफ मोटर लर्निंग। नाउ व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट्स फॉर मोटर लर्निंग? की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले ये चीज़ है कि देयर मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो हमने डिस्कस करा। लर्नर जो भी है, जो पेशेंट है, वो एंगेज्ड होना चाहिए। देन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिमिलरली इट इज़ एसेंशियल फॉर बोथ हेल्दी एंड इम्पेयर्ड इंडिविजुअल। तो ये हम पहले से सुनते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारी स्किल्स और निखर कर आएंगी और ज़्यादा बेटर डेवलप होंगी। सो इट इज़ एप्लीकेबल ऑन बोथ हेल्दी एंड इम्पेयर्ड इंडिविजुअल। Third is meaningful goal or task. Learning is stronger when the task has personal value. जब मुझे पता है कि हाँ ये चीज़ मैं ऐसे करूँगा तो मेरे लिए बेटर होगा, अगर मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं कल को पानी खुद पी पाऊँगा, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी, मुझे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ योर गोल्स शुड बी मीनिंगफुल। और वी कैन से अगर आप कोई भी ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उसका एक गोल होना चाहिए कि आपने कोन्स को यहाँ से उठाना है और उस वाली लाइन तक रखना है, कि अगर आप कोन्स को यहाँ से उठा रहे हैं आपको इस लाइन तक रखना है। तो पेशेंट के माइंड में गोल सेट है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब हो सकता है इनिशियली वो यहाँ इस लाइन तक जाए, देन यहाँ तक जाए, देन यहाँ तक जाए। सो विद प्रैक्टिस आप उसको यहाँ तक ले आएंगे। सो योर गोल शुड बी मीनिंगफुल। देन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स दैट अफेक्ट लर्निंग, नंबर 1 इज़ प्रैक्टिस। ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा लर्निंग होगी। अब प्रैक्टिस के क्या क्या टाइप्स हैं, आप कैसे पेशेंट को प्रैक्टिस करवाएंगे? आइदर यू कैन गो फॉर ब्लॉक्ड प्रैक्टिस, यानी रिपीटिंग सेम टास्क इन ऑर्डर। जैसे यहाँ पर ए बी 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 सी सी सी, यानी हमने पहले एक टास्क लिया उसकी बार बार प्रैक्टिस कराई एक ऑर्डर में, देन हमने बी वाले की करवाई, देन हमने सी वाले की प्रैक्टिस करवाई।
सो दिस इज़ वॉट वी आर रिपीटिंग द सेम टास्क इन एन ऑर्डर. सो इससे क्या होता है, इससे वी विल हैव बेटर इमीडिएट परफॉर्मेंस. सेकेंड वी हैव रैंडम प्रैक्टिस. रैंडम प्रैक्टिस यानी टास्क जो है वो वेरिड है, दे आर वेरिड इन रैंडम ऑर्डर. वी आर डूइंग दी प्रैक्टिस लाइक ABC, BCA, CAB, यानी अलग अलग टास्क को रैंडमली अरेंज करा हुआ है. कोई पैटर्न नहीं है कि पहले मैंने रिस्ट फ्लेक्शन करी, फिर मैंने एल्बो फ्लेक्शन करी, फिर मैंने शोल्डर फ्लेक्शन करी. ऐसा नहीं है. मैंने रिस्ट फ्लेक्शन करी, फिर एल्बो फ्लेक्शन करी, फिर शोल्डर करी, फिर दोबारा रिस्ट करी, फिर एल्बो करी. सो दिस इज़ रैंडम प्रैक्टिस. इससे लॉन्ग टर्म कैरी ओवर आपका पड़ता है. वेरीड प्रैक्टिस क्या होती है, डिफरेंट कंडीशन दे हेल्प ट्रांसफ़र स्किल टू न्यू सिचुएशंस. फॉर एग्जांपल, जब भी मैं अपने क्लिनिक में बैलेंस ट्रेनिंग करवाता हूँ किसी भी पेशेंट, चाहे ऑर्थोपेडिक हो, पोस्ट ऑपरेटिव आते हैं या न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं, देन आई ऑलवेज ट्राई टू ट्रेन देयर बैलेंस इन डिफरेंट एरियाज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले वो पेशेंट क्लिनिक में चलते हैं, पहले वो चलेंगे क्लिनिक में, उसके बाद उनके घर में चलेंगे, देन घर की छत पे चलेंगे, रूफ टॉप पे चलेंगे, देन वो अपनी गली में चलेंगे, स्ट्रीट पे चलेंगे, देन वो रोड साइड चलेंगे. सो ये क्या है, ये वो सारे एरियाज़ हैं जहाँ हमें चलना पड़ता है. यूजुअली हम करते क्या हैं, हम अपने क्लिनिक में तो ट्रेन करा देते हैं, बट व्हाट अबाउट दी अदर टेरेन्स. क्लिनिक में तो क्लोज इन्वायरमेंट है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, सारे थेरेपिस्ट की सुपरविजन में है, पर बाहर का क्या. सो वी हैव टू ट्रेन दी पेशेंट इन न्यूअर सिचुएशंस. हमेशा एक टास्क नहीं कराना, प्रैक्टिस में भी वेराइटी, वेरिएशन होना इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ होल वर्सेस पार्ट टास्क. होल टास्क का मतलब है बेटर फॉर कॉन्टीन्यूअस और रिपीटेटिव टास्क लाइक वॉकिंग, ग्रास्पिंग. होल टास्क का मतलब है कि हमने सारे ही टास्क को एक बार में करवाया. जैसे मान लीजिए एक पेंटर है, पेंटर को वॉल पे पेंट करना है, तो उसको अपनी शोल्डर पे कुछ मूवमेंट चाहिए, एल्बो पे कुछ मूवमेंट चाहिए, रिस्ट पे भी कुछ मूवमेंट चाहिए. तो मैंने पूरे ही जो वो पेंट वाला पैटर्न है, मैंने उसको हाथ में ब्रश दे दिया एंड बोला चलो जी दीवार पे पेंट करके दिखाओ. सो पेशेंट जो है वो अपने शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पूरे पूरे सारे जॉइंट्स को एज अ यूनिट यूज़ कर रहा है एंड इकट्ठा ट्रेन कर रहा है. बट इन पार्ट टास्क क्या होगा कि पहले मैंने उसकी रिस्ट को ट्रेन करा, फिर मैंने उसकी एल्बो को ट्रेन करा, फिर मैंने उसको शोल्डर को ट्रेन करा, फिर उसके बाद मैंने उसको होल टास्क की प्रैक्टिस करवाई. सो इट वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट कि आप क्या चाहते हैं. सो इट इज़ यूज़फुल फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क. जब कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं तो उन टास्कों में ब्रेक डाउन करना पड़ता है, एक बार में आप नहीं करवा सकते हैं. सो कॉम्प्लेक्स टास्क को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं एंड देन पेशेंट को सिखाते हैं. ये सारी प्रैक्टिस हम अपने स्कूल टाइम पे करते आए हैं. जो बड़े आंसर्स होते थे हम एक बार में याद नहीं कर पाते थे, तो हम उसको दो दो लाइन्स में डिवाइड करते थे कि पहले 2 लाइन याद कर ली, फिर 2 कर ली, फिर 2 कर ली. सो इट इज़ सेम लाइक दैट कि वी आर ट्रेनिंग अस और ट्रेनिंग आवर पेशेंट इन कॉम्प्लेक्स टास्क बाय ब्रेकिंग दैट टास्क इनटू माइक्रो टास्किंग, छोटे छोटे टास्क में बांट कर. मोटर लर्निंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ फीडबैक. फीडबैक का मतलब क्या है कि आप पेशेंट को बताएंगे, पेशेंट खुद भी अपने आप को भी देख के सेल्फ फीडबैक भी ले सकता है. फीडबैक में क्या है, नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस कि मैं ये मूवमेंट करनी कैसे है या मैंने कैसे करी. ठीक है, कोई पेशेंट ने एक्सरसाइज करी, मैंने उसको बताया कि जो आज आपने करा कल के मुकाबले बेटर करा, कल के मुकाबले ख़राब करा, आज आपने हाथ टेढ़े होकर उठाया है, आपने सीधे नहीं थे, आपने सारा टाइम अपना जो पोस्चर है वो टेढ़ा रखा, या आज आपका पोस्चर बिल्कुल बढ़िया था. ठीक है, सो वी आर प्रोवाइडिंग दैट नॉलेज दैट हाउ द मूवमेंट वॉज डन. देन नॉलेज ऑफ द रिजल्ट, आउटकम क्या आया मूवमेंट का. कल आपका हाथ 20 डिग्री उठ रहा था, आज आपका हाथ 30 डिग्रीज उठ रहा है. सो वी हैव done the 10 degrees of improvement. So the patient will get the feedback, yes, I'm going in the right direction. Then best practice, not too frequent feedback. Best practice ये है कि आप बहुत ज़्यादा frequent feedback ना दें, ओकेजनल दें या समरी फीडबैक इम्प्रूव दी लॉन्ग टर्म लर्निंग. ये नहीं है कि सिर पे खड़े होकर देखो. इट डिपेंड्स अगेन ऑन पेशेंट टू पेशेंट. कोई पेशेंट कॉग्निटिवली बहुत पुअर है या उसका अटेंशन डेफिसिट है या बीच बीच में बार बार वो उसका ध्यान भटक रहा है, ठीक है, फटीक ज़्यादा होता है या करना नहीं चाहता है. कई बार पेशेंट कहते हैं हमें करनी ही नहीं है, बहुत रिजिड होते हैं अपने मतलब इस थॉट को लेकर कि मुझे नहीं करना, मुझे सही नहीं होना. सो उस कंडीशन में यू हैव टू गिव कॉन्टीन्यूअस फीडबैक. लेकिन अगर आपका पेशेंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहा है सब कुछ और आप उसमें बीच में खड़े होकर वेरी गुड, हाँ ऐसे, हाँ वैसे कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं उसकी कॉन्सेंट्रेशन
टूट भी सकती है. सो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट. बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें सो ये लिखा जाता है कि भाई फ्रीक्वेंट फीडबैक नहीं देने चाहिए, बट येस बुकिश लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल aspect is completely different. Then we have the bandwidth feedback, only given if error passes a certain level. अगर error बहुत ज़्यादा हो रहा है तब आप बैंड जो फीडबैक देते हैं उसको कहते हैं bandwidth feedback. अब एक और प्रॉब्लम होती है, अगर एक न्यूरो का पेशेंट है, उसमें कुछ ना कुछ लेट अस कंसीडर डिफॉर्मिटी है, कुछ भी है, हमने उसको एक्टिव मूवमेंट करने को बोला. अब अगर आप बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सोचें कि वो बिल्कुल करेक्ट मूवमेंट आपके आगे परफॉर्म करेगा तो नहीं करेगा. उसमें भी अगर आप बोलते रहेंगे नहीं ये सही नहीं कर रहे हैं, देखिए अभी टेढ़ा हो रहा है, देखो अभी ये हो रहा है, तो उसका मोराल और डाउन जाएगा, उसकी जो मोटिवेशन है वो और वीक हो जाएगी. इन सर्टेन केसेस यू हैव टू गिव बैंडविड्थ फीडबैक ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, ओनली जब एरर्स बहुत ज़्यादा ओवर हो गए कि हाँ ये तो वो कंट्रोल कर सकता था लेकिन ये एरर भी कंट्रोल नहीं कर रहा, नाउ वी हैव टू गिव फीडबैक. Feedback also motivates and keep the patient engaged. So we know that. Next is mental practice. This is very important. कई बार जो हमारे न्यूरो वाले पेशेंट्स हैं मोस्टली वो पेशेंट्स में फटीक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, जैसे अगर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें, स्ट्रोक की भी बात करें, तो उसमें फटीक बहुत कॉमन है. इन सर्टेन केसेज और इन सर्टेन सिनेरियोज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू opt for the mental practice. What is mental practice? You are rehearsing the task in the mind without the physical movement. एक पेशेंट को फुट ड्रॉप है, आप उसको फुट पे एक्सरसाइज जो भी करा रहे हैं पूरा रिहैब दे रहे हैं. अब पेशेंट बहुत थक गया, अब आप पेशेंट को बोलेंगे आप रेस्ट करो, रिलैक्स करो, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी पेसिंग. कि आपने बहुत सारी हैवी एक्सरसाइज मतलब जो भी एक्सरसाइजेस कराई उसके बीच में आपने रेस्ट दिया, फिर करवाई, फिर आपने रेस्ट दिया. तो ये जो रेस्ट वाला पीरियड है इस टेक्निक को हम बोलते हैं एक्टिविटी पेसिंग. एंड इट इज़ अ गुड टेक्निक इन न्यूरो रिहैब और इन जीरियाट्रिक रिहैब. ऐसे बच्चे, ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जिनमें फटीग लेवल हाई है, एक्टिविटी पेसिंग. सो इसमें हमने क्या बोला, हमने बोला कि अब अभी आप कर रहे थे टास्क, अभी आप रिहैब चल रहा था, आप लेते रहे, अब आप रेस्ट वाले पीरियड में आ गए हैं. रेस्ट वाले पीरियड में यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी फिजिकल मूवमेंट, आप कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर रहे. अपने माइंड में सोचिए कि आपका पैर चल रहा है, सिर्फ आंखें बंद करके अपना कंसंट्रेशन, डीप ब्रीदिंग करो, सांस लो, रिलैक्स रहो और साथ साथ सोचो कि ये मूवमेंट जो है वो मैं कर रहा हूँ, सिर्फ ये सोचना है. सो पेशेंट इज़ फैटीग्ड. इट इज़ यूजफुल व्हेन द पेशेंट इज़ फैटीग्ड. मूवमेंट इज़ अनसेफ टू फिजिकली रिपीट. दोबारा नहीं कर पा रहा है पेशेंट, बहुत थक गया है. सो मोर इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद फिजिकल प्रैक्टिस. ज़्यादा बेटर तब होता है जब भी पेशेंट, आप लेट अस कंसीडर मसल स्टिमुलेटर भी लगाते हैं हम, सो उस टाइम पे भी टेल योर पेशेंट टू थिंक अबाउट इट कि पैर भाई स्टिमुलेटर से तो, बट ऑब्वियसली उसका पैर में जो है डॉर्सीफ्लेक्शन आ रहा है, उसको बोलो साथ साथ सोचो कि आपका पैर ऊपर आ रहा है. जब आपको करंट फील होता है तब आप सोचा करिए कि आपका पैर भी ऊपर आ रहा है. सो दिस इज़ दी काइंड ऑफ इमेजरी, मोटर इमेजरी, राइट. सो दिस इज़ मेंटल प्रैक्टिस. फिजिकल के साथ कंबाइन कर देंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन तब भी अगर फिजिकल मूवमेंट नहीं कर पा रहे तो आप उस टाइम पे भी करवाएंगे, तब भी अच्छे रिजल्ट आते हैं. नेक्स्ट इज़ दी मॉडलिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन. वॉचिंग समवन परफॉर्म द टास्क हेल्प लर्निंग. इसमें हम ग्रुप, जो हमारे ग्रुप रिहेबिलिटेशंस होते हैं ग्रुप बेस्ड, वो बहुत अच्छा काम करते हैं. डांस थेरेपीज़ अच्छा काम करती हैं. अगर आप कभी कोई वर्कशॉप कर रहे हैं या आप कोई कैंप करना चाहते हैं, आप एक जैसे पेशेंट्स को अगर साथ में एक्सरसाइज करवाएंगे सो दे गिव देम इमेंस मोटिवेशन. जब वो एक दूसरे को देखते हैं उससे मोटर लर्निंग और बेटर होती है. It is especially effective when combined with meaningful and goal oriented task. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पेशेंट को एक ग्लास होल्ड करवा के पानी पीने की एक्सरसाइज करवा रहे हैं या इस फंक्शनल टास्क की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो आप सामने एक और थेरेपिस्ट या किसी और उसके रिलेटिव को बिठा दो और दोनों को बोलो कि आप भी ये सेम चीज़ करो. जब वो देखेगा उनको भी और ख़ुद भी करेगा, विजुअल फीडबैक भी मिल रहा है, आपने एक गोल दे दिया, टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे. Next is the guidance, which is the hands-on or devices to assist movement. It should be selective and minimal. गाइड करें पेशेंट को, सेलेक्टिव करें, जितनी गाइडेंस की ज़रूरत है उतना ज़्यादा गाइड नहीं करना, ओवर नहीं करना कि उसके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो. टू मच गाइडेंस रिड्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड इट हिंडर्स लर्निंग, जिसको हम कहते हैं कि स्पून फीडिंग हो गई. तो बहुत ज़्यादा गाइड नहीं करना है, पेशेंट को खुद से अपने कॉग्निटिव स्टेज में समझने दीजिए कि व्हाट टू डू, तभी वो एसोशिएटिव में आके उसको रिफाइन कर पाएगा एंड देन वो ऑटोनोमस में पहुंच पाएगा.
Then we have the attentional focus. Direct the attention to achieving the goal of the task, not just the movement itself. So in neuro, again, movement, okay, movement is my goal, but via movement, I want to, improve or enhance the quality of life of my patient. For that, what I will do, I will focus more on the goal of the task. हमारा गोल है कि ये ग्लास में जो पानी है वो आप एक सिप पिए, अपना ग्लास उठाइए, उसको मुंह तक लेके जाइए एंड एक सिप पानी आपने इसमें से पीना है, ठीक है। सो हमारा उसके अंदर जो सारा का सारा फोकस है वो उस टास्क पर है इंस्टेड ऑफ द मूवमेंट। येस, देयर शुड नॉट बी फॉल्टी मूवमेंट और एरर वाली मूवमेंट, लेकिन स्टिल अगर मेरा पेशेंट ग्लास से उठा के पानी खुद पी पा रहा है, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ मेरा पेशेंट हाथ को ऐसे करके पानी पी रहा है या उंगलियों को ऐसे पकड़ के पानी पी रहा है। सो वी हैव टू फोकस ऑन ग्रास्प ऑफ द कप रादर देन मूव द फिंगर। सो हमें ये नहीं बोलना कि फिंगर्स चलाइए, चलिए फिंगर्स को मोड़िए, पकड़ो। हमें बोलना है कप को पकड़िए, कप को पकड़ने की कोशिश कीजिए। सो वी हैव टू फोकस और वी हैव टू डायरेक्ट द अटेंशन ऑन द गोल। एंड पढ़ने में बहुत ईजी है, बट न्यूरो रिहैब में या न्यूरो पेशेंट्स में अटेंशनल डेफिसिट्स भी कई बार मिलते हैं। पेशेंट को डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ वाई इफ़ यू आर रनिंग अ न्यूरो रिहैब डिपार्टमेंट, इफ़ यू आर ट्रीटिंग अ न्यूरो पेशेंट, मेक श्योर कि सराउंडिंग्स इट शुड बी सूदिंग, देयर मस्ट बी थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो पेशेंट सुनता है। अभी रिसेंटली आई एम ट्रीटिंग अ स्ट्रोक पेशेंट एंड व्हेन आई प्ले ओल्ड सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो वो पेशेंट साथ में गाता है और उसकी मूवमेंट वो अपने आप इन्हांस होता है। तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक थेरेपीज़, ये जो लीजर एक्टिविटीज़ हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, ये पेशेंट के मोटिवेशन को, उसके मूड को काफ़ी इन्हांस करती है। अल्टीमेटली आपका अटेंशनल फोकस बढ़ जाता है। So this is all about the motor learning, that we should encourage problem solving rather than giving answer. We have to provide variability and choice in movement. Adaptability बढ़ानी है, अलग अलग situations, अलग अलग environment में करवाना है. We have to allow error correction, mistakes. Error correction क्या है कि mistake करेगा तभी सीखेगा, गलती नहीं करेगा तो नहीं सीखेगा. Ensure the tasks are functional and meaningful. Task must be meaningful for the patient. यूज़ इट और लूज़ इट प्रिंसिपल. रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी स्किल्स रिटेन रहेगी. जहाँ एक्सरसाइज छोड़ी, जहाँ पे आपने एक स्किल की प्रैक्टिस छोड़ी, आप उस चीज़ को भूलना शुरू कर देंगे, रिवर्सिबिलिटी में चले जाएंगे. So there is an example after stroke, motor learning in rehab. Stroke patient, they may have musculoskeletal, neuromuscular, sensory, cognitive limitation. So before learning can happen, therapists may need to prepare the musculoskeletal system. यानी पहले मुझे स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, अलाइनमेंट, ये तो 3 वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन आई हैव टू वर्क ऑन द होल मस्कुलर सिस्टम. देन वी हैव टू प्रिपेयर द सेंसरी सिस्टम, यानी उसकी विजन, उसका टच, उसका प्रोप्रियोसेप्शन, उसका कॉग्निशन, इट शुड बी गुड. तभी तो वो समझेगा ना व्हाट टू डू. हमारा पहला स्टेज ही ये है कि जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट टू डू. व्हाट टू डू तो हम तभी समझेंगे जब हमारी कॉग्निशन अच्छी होगी. एंड ऑल्सो दे नीड अ बैलेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस टाइम. कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन किसकी होनी चाहिए? इंडिविजुअल फैक्टर. स्ट्रेंथ, कॉग्निशन, मोटिवेशन रहना चाहिए. जहाँ मोटिवेशन गया प्रॉब्लम होगी, जहाँ कॉग्निशन हिला, अटेंशन हिला, प्रॉब्लम होगी. स्ट्रेंथ नहीं है तो बट ऑब्वियसली मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी. टास्क की डिमांड, डिफ़िकल्टी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. धीरे 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 हमें प्रोग्रेशन दिखाना है. जो हमारा टास्क है उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है सो दैट पेशेंट और अच्छे से स्किल्स को रिटेन कर पाए और ऑटोनोमस स्टेज में पहुंच पाए. एनवायरनमेंट, पहले होम, क्लिनिक, कम्युनिटी, हर जगह करवाना है सो दैट पेशेंट अच्छे से चीज़ों को सीख पाए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोटर लर्निंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.